नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। उत्तराखंड के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में बैठक के दौरान सिम हेल्पलाइन नंबर 1905 में दर्ज उन नागरिकों से संवाद किया जिनकी शिकायतें उन्होंने पिछली बैठक में सुनी थी। सीएम ने सीधे शिकायतकर्ताओं से बातचीत कर उनका फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री उत्तरकाशी की लक्ष्मी देवी की पेंशन संबंधी, रुद्रप्रयाग के जगदम्बा नौटियाल से मेडिकल बिलों के भुगतान और नैनीताल के बहादुर सिंह बिष्ट से उनके जीपीएफ की समस्या के समाधान पर फीडबैक लिया। सभी शिकायतकर्ताओं ने उनकी समस्या के समाधान के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। हेलो। हाँ, नमस्ते। मैं पुष्कर सिंह धामी बोल रहा हूँ। ये लक्ष्मी देवी जी के यहाँ से बोल रहे हैं? अच्छा, वो पिताजी की पेंशन के लिए जो मैंने कहा था उस दिन बात हुई थी मेरी, वो पेंशन मिल गई क्या? जी होगा सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपकी सरकार पे बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल आपने बहुत लगन से बहुत सही ढंग से मतलब काम किया है। आपका जिंदगी भर आभारी रहेंगे। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। आराम से, अब कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं सर, अब कोई दिक्कत नहीं है। हम तक सारा कॉल किया, पूरा ड्यूटी कॉल किया, पूरा हम से स्टार्ट हो गया सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। बहुत चलिए सबको परिवार में मेरी नमस्ते कहिएगा। ठीक है, धन्यवाद सर। धन्यवाद धन्यवाद। हाँ, बिष्ट जी बोल रहे हैं? नमस्ते। मैं पुष्कर सिंह धामी बोल रहा हूँ। कैसे हैं बिष्ट जी आप? मैंने आपसे फोन पर बात करी थी ना उस दिन। वो आपका 10% जो जीपीएफ भुगतान का था वो हो गया आपका? चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं है अब? दिक्कत नहीं है सर। धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत। हेलो। हाँ नौटियाल जी, और सब ठीक है? आपका वो काम हो गया? क्या नाम, जो बिल आपके जो थे वो? हाँ, मेरे से जो फोन में बात हुई थी मैं उसी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देहरादून में राजभवन में कुलपति सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के सामने जीबी पंत कृषि प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर की ओर से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की प्रस्तुति दी गई। विश्वविद्यालय के 4 छात्रों अंजलि गोस्वामी, विदुषी मित्तल, श्रेयांश और वंश अग्रवाल ने एक विस्तृत तकनीकी प्रेजेंटेशन प्रस्तुत की। प्रस्तुति के दौरान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मनमोहन सिंह चौहान ने बताया कि भारत सरकार के C2S कार्यक्रम के तहत विश्वविद्यालय को लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से VLSI लैब की स्थापना के लिए उन्नत उपकरण उपलब्ध कराए गए। इन उपकरणों के माध्यम से छात्रों को अत्याधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, जिससे वो आत्मनिर्भर बन सके। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए गठित ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंची है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के बैठक में भाग लेने के लिए पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन इस देश के लिए जरूरी है। सीएम ने कहा, उत्तराखंड जैसे छोटे पहाड़ी राज्य के लिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बार बार इलेक्शन करने से राज्य पर खर्च का बोझ बढ़ता है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की भारत के लिए ये बड़ी सोच है कि इससे अरबों रुपए बचेगा, साथ ही लोकतंत्र और मजबूत होगा। वन नेशन वन इलेक्शन ये देश की ज़रूरत है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो इस दिशा में कमेटी बनाई है, लोगों के सुझाव लिए जा रहे हैं, निश्चित रूप से कि एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय होगा। और वन नेशन वन इलेक्शन होने से समय की भी बचत होगी, संसाधनों की भी बचत होगी, और बहुत देश और राज्यों की तरक्की में बहुत बड़ा योगदान होगा। अगर मैं उत्तराखंड राज्य की दृष्टि से कहूँ तो पिछले 3 सालों में लोकसभा, विधानसभा और निकाय के चुनाव में 3 वर्षों में 175 से ज़्यादा दिनों तक आचार संहिता लगी होने के कारण से पूरी प्रशासनिक मशीनरी अनवरत रूप से जो काम करती है उसमें रुकावट पैदा हो जाती है। अनेक काम जो है विकास के रुक जाते हैं। लगभग 40-45 हज़ार कर्मचारी हमारे और अधिकारी इस काम में लगते हैं चुनाव को संपन्न कराने में। तो बहुत बड़ा एक, मैं कहूँ कि मैन पावर की दृष्टि से, संसाधनों की दृष्टि से बहुत बड़ा खर्चा होता है। इसमें सब में जो है रोक लगेगी। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए गठित ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक में उत्तराखंड विधानसभा के स्पीकर रितु खंडूड़ी ने भाग लिया। स्पीकर ने बताया कि उन्होंने अपना पक्ष कमेटी के सामने रखा। स्पीकर ने कहा कि बहुत अच्छी और सकारात्मक चर्चा हुई। स्पीकर ने यह भी कहा कि देश के लिए वन नेशन वन इलेक्शन जरूरी है। खर्च से लेकर मैन पावर तक को लेकर आगे कर
सोचा जा रहा है तो वन नेशन वन इलेक्शन का ज्यादा फायदा दिख रहा है। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की यहाँ पर बैठक है, 2 दिन की बैठक है उनकी, और वो बहुत से स्टेक होल्डर्स के साथ मिल रहे हैं और उसी के तहत मैं भी आज उस मीटिंग में बैठक में थी और जहाँ मैंने अपना पक्ष रखा वहाँ सवाल जवाब भी मुझसे किए गए और मैंने प्रयास किया कि जवाब दे सकूँ। वन नेशन वन इलेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है और हमारे जो आदरणीय चेयरमैन आए हुए हैं पीपी चौधरी साहब हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से वहाँ पर कंडक्ट पूरा ये कार्यक्रम आज हुआ है। अच्छी चर्चा हुई है, सभी एमपी जो साहब लोग आए हैं उन्होंने अपनी अपनी बातें उठाई और मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया कि मैं जवाब उनके दे पाऊँ। वन नेशन वन इलेक्शन पर स्पीकर रितु खंडूड़ी ने बैठक में शिरकत भी की है। साथ ही अभी आपने उनको सुना, कमेटी के सामने स्पीकर ने अपना पक्ष रखा। तो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर देश भर में कवायद जोरों पर है। केंद्र सरकार ने इसके लिए देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया। इसको लेकर प्रस्ताव का प्रारूप, सुझाव और संस्तुति के लिए एक केंद्रीय समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। इस समिति में विभिन्न क्षेत्रों में अनुभव रखने वाले अन्य सदस्यों को भी शामिल किया गया, जिसके चलते केंद्रीय समिति के सदस्य उत्तराखंड पहुंचे, जहां सीएम धामी से मुलाकात की जाए। भारत सरकार के द्वारा वित्त आयोग की जो समिति है, जो कमेटी है, उसने उत्तराखंड का भ्रमण किया है। राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ में, सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ में उन्होंने बातचीत की है और उन्होंने ये देखा है कि उत्तराखंड के अंदर सरकार के द्वारा जिस तरह से वित्तीय प्रबंधन बढ़िया तरीके से किया जा रहा है और जो धनराशि केंद्र से प्राप्त हो रही है, जो धनराशि अपने स्रोतों से राज्य सरकार को प्राप्त हो रही है, उसका जनता के हित में उसका उपयोग किया जा रहा है। इसलिए वित्त समिति ने उसकी तारीफ की है और यहाँ के जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, माननीय विधायक गण हैं, राज्य सरकार में अधिकारी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, इन सभी लोगों ने उत्तराखंड के हित में वित्त आयोग के द्वारा क्या प्रावधान किए जा सकते हैं, उत्तराखंड का विकास किस तरह से जो है चौतरफा विकास हो सकता है, इसके संबंध में अपने सुझाव भी दिए हैं। तो देश भर में बीजेपी कर रही है कार्यक्रमों का आयोजन। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सीएम धामी से समिति भी मुलाकात करेगी। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से एक देश एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर लगातार विचार किया जा रहा है, जिस पर राजधानी देहरादून में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक कर रही है। वहीं भाजपा इस विषय पर केंद्र सरकार का आभार जता रही है, तो दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस नाराज नजर आ रही है। भाजपा में धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने कहा कि पूरे देश में सभी चुनाव एक साथ आयोजित होंगे तो इसमें मानव संसाधन के अलावा समय, पैसे की बचत होगी। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि एक देश एक चुनाव से राज्य के स्थानीय मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दों के बीच खो जाए। वन नेशन वन इलेक्शन ये पहली बार नहीं हो रहा है। आज़ादी के बाद 1967 तक 1967 तक ये ऑलरेडी होता चला आया है। उसके बाद से ये क्रम बदला है और ये विसंगतियाँ आई हैं चुनाव कराने में, और पूरे 5 साल हमारे आज चुनाव में चले जाते, चाहे स्थानीय निकाय के चुनाव हो, चाहे आपके पंचायतों के चुनाव हो, चाहे विधानसभाओं के चुनाव हो, चाहे वो आपके लोकसभा के चुनाव हो, और प्रदेशों के अलग अलग समय पर चुनाव होते रहते हैं। तो अगर अनुमान लगाएंगे तो पूरे 5 साल हमारे पूरे देश के चुनाव में जाते हैं, जिसके कारण बहुत सारी मैन पावर भी खराब होती है, मनी पावर भी खराब होती है, पैसे का भी अपव्यय होता है। तो इसको समेटते हुए अगर चुनाव एक साथ हो जाए तो हमारा समय भी बचेगा, काम करने के लिए अधिक समय भी मिलेगा, धन भी बचेगा, और जो मानव संसाधन उसमें लगता है वो भी सीमित लगेगा। तो इसका लाभ हमको मिलेगा और उस ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। कल यहाँ पर कमेटी आ रही है और वो सभी स्टेक होल्डर से बातचीत तो करेगी, सब लोग अपना पक्ष रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी
देखिए कहती कुछ है और करती कुछ है। क्या इस बात के सबूत हैं, क्या इस बात के प्रमाण हैं, कहाँ से ये बात आई कि आप वन नेशन और वन इलेक्शन की बात करेंगे तो उसमें जो एक्सपेंडिचर है वो कम खर्च होंगे, बल्कि बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं जो सरकार के सामने आएंगी, इस देश के सामने आएंगी अगर हम वन नेशन और वन इलेक्शन की बात करते हैं। पहली तो ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को ऑल्टर करने का काम है। कम से कम 10 आर्टिकल ऐसे हैं संविधान में जिनको बदलने की आवश्यकता पड़ेगी। पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो हमारा है उसमें कई जो है अनुच्छेद ऐसे हैं जिनको बदलने की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जब आप इतने पूरे बड़े देश में एक साथ चुनाव कराने की बात करेंगे तो कई महीनों तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है प्रेस पे रहेगा, जिससे आप ये समझिए जो मशीनरी है गवर्न करने की वो एकदम पैरालाइज हो जाएगी। वहीं उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, जहां अगले 3 घंटों में आंधी तूफान की संभावनाएं जताई जा रही हैं। शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे के बीच का समय बताया गया है। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी में आंधी तूफान की संभावनाएं जताई जा रही है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 5:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक भीषण आंधी तूफान की संभावनाएं। इन जगहों पर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, टिहरी, उत्तरकाशी में आंधी तूफान की संभावनाएं। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। आएगी आंधी। 5:30 बजे से 8:30 बजे तक का ये अलर्ट जारी किया गया है। तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो सोच समझ के ट्रैवल करिएगा। उधम सिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी में ये चेतावनी जारी की गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अशोक जुड़ चुके हैं। अशोक, मौसम विभाग ने ये अलर्ट जारी किया है। बिल्कुल सौम्या, देखिए अब से थोड़ी ही देर पहले मौसम विभाग की ओर से प्रदेश के कई जिलों को लेकर के भारी बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि हो, बिजली गर्जन हो, आंधी हो, तूफान हो, उसको लेकर के 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से जो है अलर्ट जारी किया गया है। और जो मौसम विभाग की ओर से भविष्यवाणी की गई है वो जरूर सच साबित हुई। ये बात देखिए मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस समय देहरादून में मैं मौजूद हूं और देहरादून में ही करीब 5 बजे से बारिश का दौर जो है वो देखने को मिल रहा है। एक तस्वीर यहां पर मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूं कि अभी जहां पर जिस जगह मैं खड़ा हूं, अगर आप यहां से देखेंगे तो आसमान में इस समय काले घने बादल छाए हुए हैं। और अब 5 बजे से जिस तरीके से बारिश शुरू हुई है और अभी भी जिस तरीके से आसमान में काले बादल आपको देखने को मिल जाएंगे, ये इस बात का प्रमाण है, ये बताता है कि जो 3 घंटे के लिए मौसम विभाग की ओर से यानी करीब 8:30 बजे तक के लिए जो अलर्ट जारी किया गया है, ये घने बादल इस बात का प्रमाण देते हैं कि अभी जो बारिश है वो देखने को जरूर मिलेगी। क्योंकि देखिए आप अभी सौम्या देख भी रहे होंगे कि बूंदाबांदी अभी भी देखने को मिल रही है। 4:45 बजे से बारिश शुरू हो चुकी थी, अब जाकर के बारिश जो है वो थोड़ी बहुत हल्की हुई है। अब अगर हम यहाँ पर जिलों के अनुसार बात करें तो देखिए अल्मोड़ा है, बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, उधम सिंह नगर के साथ साथ राजधानी देहरादून भी इसमें शामिल है। यानी कि जरूर कहा जा सकता है तमाम जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन अशोक देखिए साथ साथ में 4 धाम की यात्रा भी चल रही है और 4 धाम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग लगातार केदारनाथ, बद्रीनाथ धामों की तरफ रुख कर रहे हैं। उस वक्त मौसम इस तरीके से खराब हो जाएगा, क्या कुछ तैयारी मौसम को लेकर की गई है सरकार की तरफ से? देखिए सौम्या, 4 धाम यात्रा को लेकर के मैं यहाँ पर यह बात कहूंगा कि ये सिर्फ इस बार ही यात्रा के दौरान देखने को नहीं मिला कि जब 4 धाम यात्रा हो रही हो और बारिश के चलते इसका यात्रा पे इफेक्ट पड़ा हो। हर साल जब 4 धाम यात्रा होती है, अच्छी खासी जब बारिश विशेष तौर पर वहां पहाड़ों की जगह पर जरूर देखने को मिलती है। क्योंकि अगर हम पिछले कुछ दिनों की बात करें तो पिछले कुछ दिनों में उत्तराखंड के यानी कि प्रदेश के मैदानी इलाकों में चिलचिलाती गर्मी जरूर देखने को मिली, लेकिन अगर हम पहाड़ की तरफ जाते हैं तो वहां पर बारिशों का दौर जरूर देखने को मिला, जिसके चलते 4 धाम यात्रा पर इसका इफेक्ट भी हुआ है। और हर साल यही होता है कि 4 धाम यात्रा के दौरान जब बारिश होती है तो धामों में श्रद्धालु की संख्या का जो ग्राफ है यानी कि जो संख्या है जो श्रद्धालु की, उसमें गिरावट जरूर देखने को मिलती है। यहां सवाल यही खड़ा होता है कि अगर इसी तरीके से
मौसम खराब रहा तो निश्चित तौर पर यह जरूर कहा जा सकता है इससे श्रद्धालुओं को जो ग्राफ है श्रद्धालुओं की संख्या जरूर कम होगी। अब ऐसे में देखना होगा कि आने वाले समय पर किस तरीके से आगे और ये आंकड़ा जाता है, क्योंकि अगर हम इसको कंपेयर पिछले साल की बात करें तो 2024 में करीब 48 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे थे, लेकिन अगर हम वही 2023 में जाते हैं तो 2023 में 55 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे। लेकिन जैसे जैसे 2024 की हमने बात करी तो बारिश के चलते इसका इफेक्ट हुआ और श्रद्धालु की संख्या कम हुई। और अगर हम यहां पर अब इस साल बात करते हैं तो अभी से मानसून शुरू होने से पहले ही बारिश इस तरीके से देखने को मिल रही है तो निश्चित तौर पर चारधाम यात्रा पर भी इसका अच्छा बिल्कुल अशोक, देखिए उत्तराखंड में भूस्खलन जैसी समस्याएं बहुत आम बात है और इस दौरान भी हमने देखा कुछ दिन पहले ही भूस्खलन की खबर सामने आई थी। उसको लेकर सरकार की क्या कुछ तैयारियां हैं, तुरंत रैपिड रिलीफ कैसे दिया जाएगा? और देखिए अगर चारधाम यात्रा में लोगों के पहुंचने का जिक्र करें तो इस बार पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद भी बहुत इफेक्ट पड़ा है लोगों की संख्या पर। बिल्कुल ये बात सही कही है, जो जिस तरीके से पहलगाम में भी जो आतंकी हमला हुआ था ये उसको लेकर के भी इसका इफेक्ट भी चारधाम यात्रा पर जरूर पड़ा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर मौसम की भी बात करें तो सौम्या, तो मौसम विभाग की ओर से भी श्रद्धालुओं से की ओर से भी और जो तमाम जो प्रशासन चाहे पुलिस प्रशासन हो या फिर उनकी ओर से जो तमाम जो तैयारियां श्रद्धालु की सुरक्षा के दृष्टिगत की जाती हैं उसको लेकर के प्रशासन की ओर से भी तमाम श्रद्धालुओं से ये अपील की गई है कि मौसम की सटीक जानकारी लेने के बाद ही अपनी यात्रा को प्रारंभ करें। और हिंदी खबर भी उन तमाम यात्रियों से उन श्रद्धालुओं से ये अपील करता है कि मौसम की पहले सटीक जानकारी लें उसके बाद ही अपनी यात्रा को प्रारंभ करें। क्योंकि देखिए सौम्या, जिस तरीके से जब यात्री दर्शन के लिए आते हैं तो जब मौसम खराब होता है तो उस दौरान कई तरीके की परेशानियां होती हैं, कई रूट जो है वो बाधित हो जाते हैं जिसके चलते आवाजाही में भी कई तरीके की परेशानियां होती है। यात्री जहां पर होते हैं उनको वहां पर ही फंसे रहना पड़ जाता है। इसीलिए लगातार पुलिस हो प्रशासन हो उनकी ओर से ये अपील की जाती है कि मौसम की जानकारी पहले लें उसके बाद अपनी यात्रा को प्रारंभ करें। बिल्कुल अशोक, तो देखिए हम भी लोगों से यही अपील करते हैं कि 3 घंटे के लिए जो अलर्ट जारी किया गया है इसको ध्यान में रखते ही अपनी आगे की यात्रा को प्रारंभ करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए, भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम गुरुवार को 1 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आ रहे हैं। दुष्यंत गौतम 11 बजे पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर पहुंचेंगे जहां वो तिरंगा यात्रा और अहिल्याबाई होलकर पर कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे। समीक्षा बैठक में हरिद्वार और देहरादून जिले के जिलाध्यक्ष और प्रभारी मौजूद रहेंगे, जबकि अन्य जिलों के जिलाध्यक्ष और प्रभारी वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तराखंड के प्रभारी आदरणीय दुष्यंत गौतम जी का 1 दिवसीय दौरा है और जो तिरंगा यात्रा के कार्यक्रम उत्तराखंड में चल रहे हैं उसकी समीक्षा के लिए हमारे जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी और जिला स्तर पर जो हमारी समिति बनाई है उनके साथ में आदरणीय दुष्यंत गौतम जी समीक्षा करेंगे। इसके अलावा अहिल्याबाई होलकर जी के 300वें जन्मदिन के अवसर पर देश भर में कार्यक्रम हो रहे हैं, उत्तराखंड में भी कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उसकी भी पार्टी के द्वारा जिला स्तर पर समिति बनाई गई है। उस समिति के लोग भी कल बैठक में रहेंगे। दूरस्थ क्षेत्र के लोग उसमें वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे और नज़दीक के जिलों के लोग भौतिक रूप से उस बैठक में रहेंगे। अल्मोड़ा के विकास भवन में जिला योजना की एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया है। इस दौरान कांग्रेस विधायकों ने बैठक का बहिष्कार किया। कांग्रेस विधायकों ने योजनाओं को लेकर आपत्ति दर्ज की, जिसके बाद सियासत शुरू हो गई। कांग्रेस का कहना है कि अल्मोड़ा में विधायकों की योजनाओं को नहीं लिया गया और जिलाधिकारी ने उनकी उपेक्षा की। विधायकों ने कहा कि गलत परंपरा प्रदेश में चल रही है। देखिए, सबसे पहले तो ऐसा है कि ये जो जिला नियोजन समिति की या जिला योजना की बैठक होती है इसमें पूरे जिले का परिव्यय तय होता है। ये बड़े दुख का विषय है कि पूरे उत्तराखंड में 12 जिलों में कहीं भी परिव्यय जो हर वर्ष 10% की वृद्धि होती थी नहीं बढ़ाया गया, सिर्फ चंपावत को छोड़ के। और उसके साथ साथ हमारा ये कहना है, क्योंकि मैं तीसरी बार का विधायक हूँ, जब पहली बार विधायक के रूप में गया था तो हमेशा हमें 3 दिन पहले पूरी बुकलेट दे दी जाती थी कि कितना परिव्यय तय है और उसमें हम विस्तृत रूप से अध्ययन करते थे कि विभागवार कितना पैसा दिया गया है, योजना में दिया गया है, लेकिन हमें बुकलेट भी नहीं दी गई है और इसी तरह से हुआ। तो इस बात को लेकर हमारा आक्रोश व्यक्त था और हमारा ये कहना था कि जो भी कार्य हो, जो भी संपादित हो, जो भी परिव्यय तय हो, वो पूरा विधिवत रूप से जनता के अनुसार हो, क्षेत्र के अनुसार हो, विधायकों की मांग के अनुसार हो। कोई भी हो, हम विपक्ष के विधायक हैं, हम कोई भी चिट्ठियां देते हैं, कोई भी देते हैं, कोई अफसर उन चिट्ठियों का जवाब नहीं देता, पहली चीज़।
दूसरी चीज़, जिला योजना की जो बैठक होती है, ये जिले वाइज जिले में किस तरीके की योजनाओं को कार्यान्वित किया जाए और किस तरीके से विकास की बात को रखा जाए। लेकिन यहाँ उल्टा सिस्टम चल रहा है। बुकलेट होनी चाहिए, बुकलेट में ये रहनी चाहिए कौन से विधायक के कौन से क्षेत्र के काम है, वो बुकलेट में। आज 5 साल हो गए, बुकलेट की कोई बात ही नहीं करता। बाद में ये अपने लोगों को जो है काम बांट देते हैं। अब हमसे डीएम से मैंने एक अफसर को कहा, मैंने कि तू तेरे फिर करनी ही पड़ेगी तेरा इलाज। तो इतने में डीएम बोल पड़ा, कहने लगा आप तो आमंत्रित सदस्य। मैंने कहा आमंत्रित सदस्य तो हम चले जाते, तेरे को नहीं पता, हमें नहीं पता आमंत्रित सदस्य। मैंने बुलाया क्यों था फिर? पाकिस्तान की कायराना हरकत के जवाब में भारतीय सेना का पराक्रम ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सबने देखा। अब उत्तराखंड की धामी सरकार ने बड़ा फैसला किया है कि मदरसों में अब छात्र छात्राओं को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पढ़ाया जाएगा। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड ने यह फैसला लिया है जिससे बच्चे सेना के पराक्रम की कहानियों को सुनेंगे। फैसला आपको बता दें, फैसले को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सभी वर्गों से लेकर बच्चों को सेना के शौर्य के बारे में पढ़ना चाहिए। अब की बार सबक ऐसा सिखाएंगे इनकी पीढ़ी नहीं, वो सभी को पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि ये हमारे सेनाओं का अभूतपूर्व शौर्य, पराक्रम, साहस ऐतिहासिक है। और हमारे प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, जिन्होंने दूरदृष्टि और सटीक रणनीति के तहत ऑपरेशन सिंदूर जिस प्रकार से संचालित हुआ, उसने भारत की नई शक्ति का परिचय पूरी दुनिया को दिया है कि अब कोई भारत की ओर आंख उठाकर देखेगा तो उसका नामो निशान मिटा दिया जाएगा। वहीं ऑपरेशन सिंदूर को मदरसों के सिलेबस में ऐड करने पर प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बीजेपी को घेरा और कहा कि सेना के शौर्य को और साहस का वर्णन होना ही चाहिए और ये प्रेरणा देता है। लेकिन बीजेपी को ये भी बताना पड़ेगा कि अडानी के किस कारोबार की वजह से ट्रंप के दबाव में आकर सीज फायर क्यों किया गया। साथ ही ये भी बताना पड़ेगा कि आतंकियों के ठिकानों को नष्ट करने से पहले पाकिस्तान को सूचना क्यों दी गई। कांग्रेस भवन में कांग्रेसियों ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी 34वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज पुण्यतिथि है। बता दें कि तमिलनाडु के श्री पेरुवंदूर में एक आत्मघाती हमले में उनकी हत्या की गई थी। कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी ने कहा कि सभी कांग्रेसी राजीव गांधी को याद कर रहे हैं। राजीव तेरा ये बलिदान। देखिए, आज राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है और आज सभी हम कांग्रेस जन उनको याद कर रहे हैं। उनके दिखाए गए लक्ष्य मुख्य लोग हम चलने का प्रयास कर रहे हैं। और देश में अगर आईटी क्रांति आई है तो राजीव गांधी जी की देन। पंचायतों में जो क्रांति आई वो राजीव जी की देन है। और 18 वर्ष के युवा को जो वोट डालने का हक राजीव जी ने दिया है। इन सभी बिंदुओं को लेके आज हम लोग उनको याद कर रहे हैं। उनके दिखाए गए कदमों में चलने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। और हम चाहेंगे कि जो उन्होंने देश के लिए रहा उस पर हम लोग चलने का प्रयास करें। आईएसबीटी देहरादून क्षेत्र के आसपास वाहनों के संचालन तथा पार्किंग के संबंध में शिकायतों के मद्देनजर आरटीओ देहरादून के निर्देश पर चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान 106 वाहनों के चालान किए गए और 20 वाहनों को सीज फायर किया गया। आपकी जगह सीज किया गया। आईएसबीटी और उसके आसपास के क्षेत्र में करीब 55 वाहनों का चालान और 13 वाहन सीज किए गए जो कि नियम अनुसार परिचालित नहीं हो रहे थे। इसमें हमारी 3 टीमें लगी थी और इसमें शिकायतें आ रही थी कि रोडवेज के आसपास और जो पार्किंग्स बनी हुई हैं हैफाज़त वे में लोग लगा लेते हैं जिससे जाम की स्थिति बनी रहती है। तो उसमें लगभग हमारी 3 टीमों ने शाम से लेकर रात तक पूरी कार्रवाई करी जिसमें 106 गाड़ियों के चालान और 20 गाड़ियां सीज की गई थी। हरिद्वार नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित माया देवी पार्किंग में गुजरात से आए बस चालकों की पिटाई करते हुए बस में तोड़फोड़ की गई। आरोपी शराब के नशे में हुड़दंग कर रहे थे और चालकों के विरोध करने पर अपने साथियों को बुलाकर हमला किया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने गुंडा एक्ट के 3 नामजद और अन्य अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पार्किंग में लगे कैमरों की फुटेज खंगालते हुए आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी। कैसे डर लगता है जीवे से बताए हमारी माथे और आप तोड़फोड़ करते हैं, गुंडागिरी करते हैं। सब लोग डर लगते हैं, सब लोग। तो हरिद्वार से एक खबर आपको दे रहे हैं जहां पर गुंडागर्दी चरम पर, बस चालकों की पिटाई का ये पूरा मामला सामने आया है। जहां गुजरात से आए थे बस चालक, उनके साथ मारपीट की गई। कुछ दबंगों ने मारपीट की।
वहीं बता दें कि नारायणपुर में सुरक्षा बलों ने 27 नक्सलियों को ढेर कर दिया। नारायणपुर एनकाउंटर पर बोले सीएम विष्णुदेव साय, 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने का संकल्प जो लिया है उसे पूरा करके रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी का ये संकल्प है। मारे गए नक्सलियों पर बड़े इनाम घोषित थे। नक्सलियों के महासचिव को जवानों ने मार गिराया। हालांकि बता दें, सूचना मिल पा रही कि एक जवान भी शहीद हुआ है, लेकिन बड़ी संख्या में नक्सलियों को मार गिराया गया। 31 मार्च 2026 तक का ये लक्ष्य रखा गया है कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का खात्मा कर दिया जाएगा। लाल आतंक का खात्मा तय, मार्च 2026 तक का लक्ष्य। गृह मंत्री अमित शाह ने 1.5 साल से सरकार में आए हैं और जब से सरकार में आए हैं तब से नक्सलवाद के साथ बहुत मजबूती के साथ हमारे जवान लड़ रहे हैं और डबल इंजन सरकार है उसका भी लाभ मिल रहा है। और हमारे जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं आदरणीय अमित शाह जी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सबका संकल्प है कि आने वाला 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है। और उस दिशा में हमारे यहाँ के जवान आगे बढ़ रहे हैं और लगातार ऑपरेशन में लगे हुए हैं। और अभी भी नारायणपुर जो अबूझमाड़ एरिया में नारायणपुर का जो क्षेत्र है वहाँ पर ऑपरेशन चल रहा है और उसमें 27 नक्सलियों को हमारे जवानों ने मार गिराया है, जिसमें बहुत इनामी है और एक तो बहुत ही इनामी है जो नक्सल का एक बड़ा जनरल सेक्रेटरी है। अखिल भारतीय रैगर महासभा का प्रतिनिधि सम्मेलन जयपुर के बिरला सभागार में सम्मेलन आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संबोधित किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ी घोषणा की। संत आत्माराम लक्ष्य का पैनोरामा बनाने की घोषणा की गई। जयपुर के बिरला सभागार में यह सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस दौरान संबोधन भी किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ी घोषणाएं की। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।